बच्चों, हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य और इतिवृत्त, यानी मुगल शासनकाल और उसके कालखंड में उनके लिखे गए इतिहास। जो इतिहासकारों ने लिखा है उनके बारे में उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था कि मुगल शासक, तो इनका परिचय हमें प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेस समझ लेना जरूरी हो जाता है। जब मुगल काल की बात आती है तो भले वो हमारे सिलेबस में हो टॉपिक या ना हो, लेकिन उसे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि शासकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि डायरेक्ट वे में हमारे चैप्टर में शासकों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि बेहतर ढंग से हम इसको लिख पाए। जब हम लिखने लगे तो उनके बारे में अच्छा वर्णन कर पाए और साथ ही साथ अपनी भी जानकारी को अच्छे से बनाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी। मुगल वंश के कौन कौन से शासक हुए हैं और कौन से उत्तराधिकारी, इसको पढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर उसको देखेंगे, जिनमें से कुछ गिने चुने शासकों को बाद में हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे उनके नामों का, उनके इतिहास को पढ़ेंगे। बाकी सामान्य रूप से जितनों को हम यहाँ देखेंगे उनमें सबको हमको पढ़ना है। सिंपल सा है। पहले देखते हैं तो तैमूर वंश का पांचवा कौन था? वो था बाबर है। इसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक। ये मुगल, जैसे मान लीजिए तैमूर था, तैमूरलंग, उसके साथ साथ जो वंश चला आगे, वंश में 5वें नंबर पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बाबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसका जो बेटा होता है, इसका पुत्र हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं होता है। हुमायूं के बाद इसका उत्तराधिकारी जो होता है, इसका पुत्र होता है अकबर। ठीक। अकबर, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक, ये था इसका नाम। फिर अकबर के बाद अगला इसका उत्तराधिकारी जो होता है, बेटा होता है जहांगीर। इसका नाम था सलीम। इसका नाम सलीम भी था। अब इसके बाद इससे जब वंश परंपरा बढ़ती है तो दो होते हैं। एक है खुसरो मिर्जा, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं शाहजहां। ठीक, जिसका बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक, शाहजहां में देखा खुर्रम को। अब हम वापस फिर से आते हैं, इसको इरेज करेंगे। शाहजहां, इसका नाम था खुर्रम। शाहजहां के जो उत्तराधिकारी होते उसके 4 बेटे हैं। पहला है औरंगजेब के बाद आता है शाह शुजा। ये इसका भाई है औरंगजेब का। ये भाई है, जिसमें ऐसे लगे समझ लो भाई है, जिसमें ऐसे लगे वो पिता। शाह शुजा। फिर उसके बाद आता है
मुराद बख्श, ये हो गया मुराद बख्श। और मुराद बख्श के बाद आता है दारा शिकोह, दारा शिकोह, दारा शिकोह का भी बड़ा नाम मिला है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें औरंगजेब धर्मत की लड़ाई जीतकर शासक बनता है। ठीक, ये हमारे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। इनके बाद जो मुगल शासक हुए हैं उनको कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मतलब इन शासकों के बाद आने वाले शासक। उत्तरवर्ती जो है उनका यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, उनको पढ़ना भी नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। हमें मुद्दा इन्हीं 6-7 के बारे में जानना है, ठीक है। इसके बाद जो आएंगे वो बाद में बहादुर शाह जफर तक जाती है, वो लाइन लंबी सी लाइन, लगभग 17-18 शासक हुए हैं टोटल, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है, न सिलेबस की दृष्टि से और न ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण में उनके बड़े अच्छे कार्य रहे हों या कोई बड़ा परिवर्तनकारी कार्य उन्होंने किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग यहीं तक इनको देखते हैं और इसी पर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग। बाबर को उठाएंगे यहाँ से और बाबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबर जो है इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में कब हुआ था? 14 फरवरी, ठीक, 14 फरवरी को 1483 ईस्वी में ट्रांसआक्सियाना के एक छोटे से शहर में, जिसका नाम था फरगना, फरगना में हुआ था। ठीक, क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसकी जो एक पुस्तक है आत्मकथा, इसमें आत्मकथा अक्सर पूछी जाती है, जिसका नाम है तुज़्ज़ुक़ बाबरी, तुज़्ज़ुक़ बाबरी, ये इनकी आत्मकथा है। इसने लिखी थी इसको तुर्की भाषा में। अक्सर पूछा जाता है कि तुज़्ज़ुक़ बाबरी किस भाषा में लिखी गई, तो वो भी तुर्की भाषा में। बाबर भारत पर विजय प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और यह युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, ये युद्ध उस समय दिल्ली सल्तनत के पांचवें राजवंश, जिसका नाम था लोधी वंश, इसका शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी व बाबर, ठीक, ये इन दोनों के मध्य हुआ। डेट क्या थी? डेट ये थी 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में। और इसमें इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है, ठीक, पराजित हो जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया और पराजित करने के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। यहाँ से लोधी वंश समाप्त हो गया, दिल्ली सल्तनत का पूरा कालखंड भी समाप्त हो गया। तो इस तरह से अगर देखें तो दिल्ली जो सल्तनत उसका कालखंड
6 से शुरू होकर 1526 ईस्वी तक चलता है। इसमें 5 राजवंश गुलाम, खिलजी अथवा खलजी, गुलाम, खलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये शासन करते हैं। इन्हीं को पराजित करता है बाबर और मुगल वंश स्थापित। ठीक है, स्थापित हो गया। इस तरह से पहला प्रश्न, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में 24 फरवरी को, कहां पर? फरगना में, ट्रांसअफ्सियाना का क्षेत्र है फरगना, वहां पर। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तो दुर्गे बाबरी। किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में। बाबर का प्रथम युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी से हुआ था। कौन विजय हुआ था? बाबर विजय हुआ था। उसके विजय के उपरांत किस वंश की स्थापना हुई भारत में? मुगल वंश। अगर पूछा जाए मुगल वंश का संस्थापक तो कौन था? बाबर। ठीक, इस तरह से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। अब इनका जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, इस युद्ध में सबसे निर्णायक भूमिका निभाने वाली एक पॉलिसी थी, उस नीति का था तुलुगमा युद्ध नीति। तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा युद्ध पद्धति जो थी, यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो था वो क्या था? उसमें दो चीजें थी। एक था तोप का प्रयोग, तोप का प्रयोग, और दूसरा तुलुगमा युद्ध नीति। पॉलिसी थी युद्ध की, जैसे इधर अर्धचंद्राकार बना दिया गया, यहाँ खाई खोद दी गई, और एक खाई पर मिट्टी पर तोपें रख दी गई, यहाँ पर तोप रख दी गई मिट्टी से। ये घुड़सवार हैं, यहाँ तीरंदाज हैं, और जब तीर चलता है तो ऐसे पहले 90 डिग्री पे जाता है और उसके बाद ऐसे गिरता है। तो अगर हमारी सेना यहाँ पर है और हमारे तीर चलाने वाले सैनिक यहाँ है, यहाँ से जब तीर चलाएंगे तो यूं जाके यूं गिरेगा, तो यहाँ पर आके इनके ऊपर गिरेगा। दूसरा हमारे इनसे पीछे वाले जो लोग हैं उन पर तोप से प्रहार कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा? ये हमारी तुलुगमा युद्ध पॉलिसी थी, बाबर की तुलुगमा युद्ध पॉलिसी थी, जिससे उसने इस क्षेत्र को जीता था और इब्राहिम लोदी की भारी भरकम सेना को पराजित होना पड़ा था। इस प्रकार हो जाता है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का काम पूरा। और इसके बाद में इसने अपने बेटे हुमायूं से कहा कि मेरे द्वारा जीते गए संपूर्ण राज्य को अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट लेना, जिनका नाम था कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। 4 थे, चारों में बांट लिया। तो उसके बाद में एक नया शासक उभरता है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से निरंतर लंबे समय तक संघर्ष होता है हुमायूं का, और एक समय ऐसा आता है जब उसे विस्थापित होकर क्षेत्र को छोड़कर जाना भी पड़ता है, लेकिन बाद में पुनः वह वापस आ जाता है। और शेरशाह सूरी की एक उपका नामक यंत्र था, बहादुर और भेरा के किले पर आक्रमण हुआ था, उस युद्ध को जीत रहा था। जीतते समय वो उपका नामक एक अग्नेय अस्त्र था जो चला रहा था, जिसको चलाते समय पता नहीं कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ कोई अव्यवस्था उत्पन्न हुई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, और पुनः विस्थापित हुआ, हुमायूं वापस आ जाता है। और तब से लेकर कंटिन्यूअसली मुगल साम्राज्य छोटे बड़े भागों में बढ़ता रहा, टूटता रहा, बनता रहा, लेकिन 1857 तक की यात्रा करता रहा। तो ये स्थिति थी बाबर के आने की। और बाबर के बाद हम हुमायूं को देखेंगे थोड़ा सा। इन सबको देखने से पहले नंबर वाइज थोड़ी सी कुछ जरूरी चीज है जिसे पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं। इनके जो मकबरे हैं अक्सर पूछे जाते हैं, मुगल शासकों के मकबरे, ठीक, इसको देखेंगे। इसमें शासक, ये शासक हो गया, और ये हो गया मकबरा, मकबरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 बाबर, नंबर 2 हुमायूं, ठीक, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर,
जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये हो गया 2 3 4 5 6। ठीक, अब इनका जो मकबरा है वो कहाँ है? तो पहले इनका है आगरा, और आगरे से बाद में इनकी हड्डियों को ले जाके काबुल में दफनाया गया था। काबुल में दफनाया गया था। ये दूसरी बार यहाँ पर हुआ था, चाहे प्राइमरी है या सेकेंडरी भी है। इनका जो है हुमायूं का है दिल्ली में। हुमायूं के बाद अकबर का जो है वो है सिकंदरा में है। सिकंदरा कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, सिकंदरा पड़ता है आगरा में। इसके बाद में जहांगीर का लाहौर में है। लाहौर में एक स्थान पड़ता है शाहदरा में है, लाहौर पाकिस्तान में। और इसके बाद में शाहजहां का जो है वो आगरा में है। शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद में है। औरंगाबाद एकमात्र शासक है जिसका दक्षिण भारत में मकबरा है, दौलताबाद। ये है इनके मकबरे। अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग आएंगे हुमायूं पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बाबर के महत्वपूर्ण युद्धों को भी देखेंगे, क्योंकि बाबर का जो पानीपत का युद्ध रहा है उसके साथ ही साथ कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण युद्ध रहे हैं, उनको भी देखना है। तो बाबर का जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है बच्चों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। इसके बाद में बाबर का दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। ठीक, बाबर का खानवा का युद्ध होता है 1527 में, 16 मार्च 1527 ईस्वी में होता है। खानवा के बाद चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 में। पानीपत, खानवा, चंदेरी और फिर घाघरा का युद्ध। इसी घाघरा के युद्ध के बाद में हुमायूं से बाबर ने कहा था कि शेरशाह जो है चालाक लोमेली की तरह है, सतर्क रहना इससे। घाघरा का युद्ध होता है 5 मई 1529। ये होता है। अब इसको हम लोग टेक्स्ट से थोड़ा याद करते हैं कि बाबर आया, आने के बाद क्या किया? पानी पिया। पानी के बाद क्या किया? खाना खाया। खाना खाने के बाद चंदेरी, यानी खाना खाने के बाद चलने लगा तो चाय पिया, और चाय पीने के बाद क्या किया? अपने घर चला गया, घर गया। और घर जाने के बाद क्या हुआ? घर गया, फिर मर गया। तो इस तरह से बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। यानी बाबर आया, पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का लड़ा, चंदेरी का लड़ा, घाघरा का लड़ा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यही इसके 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं। ठीक है, इस तरह से बाबर के युद्धों का क्रम हम लोग तैयार कर लेते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अगले शासक के बारे में देखेंगे, तो होगा हुमायूं। ठीक है, तो बाबर के बारे में इतना पर्याप्त है, इतना आप देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज हम उनके बारे में ले रहे हैं ताकि आगे जब हम समझने लगे, पढ़ने लगे तो दिक्कत ना हो हमको अपने टॉपिक को समझने में। हालांकि हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमें इतिहास के दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्लास अगले टाइम में।